मेल्स में इनफर्टिलिटी का रेशो बहुत बढ़ रहा है। स्पर्म काउंट जो है दैट शुड बी मोर देन 15 मिलियन। बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग्स ना पहने। मेल्स के लिए हॉट शावर्स आर नॉट गुड। स्टीरॉइड से भी स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से मेल्स में इनफर्टिलिटी का रेशो बहुत बढ़ रहा है। और ये तो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि सिर्फ फ़ीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती किसी भी कपल के इनफर्टाइल होने में। मेल का रेशो जो है इट्स 30% जो रेशो है इनफर्टिलिटी की वो मेल की वजह से है, और 10% जो रेशो है वो अनएक्सप्लेन्ड है, और 30% फीमेल का है, 30% ही जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है। लेकिन आज हम कैटेगोरिकली मेल्स की लाइफस्टाइल की वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि उनके लिए किस हद तक डेंजरस हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता, बिकॉज़ वो बहुत ही एक रेगुलर रूटीन में ये काम चल रहे होते हैं। लेकिन वो इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो मेल्स के स्पर्म्स की मोटिलिटी और उनकी जो जेनेसिस है, उनकी फॉर्मेशन है, उसके लिए कितने डेंजरस हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। मेरे पास जब एक रिपोर्ट आती है सीमेन एनालिसिस की, तो उसमें 3 से 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं देखती हूँ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट जो है दैट शुड बी मोर देन 15 मिलियन। मॉर्फोलॉजी जो है दैट शुड द स्पर्म शुड बी मोर देन 4% जो है उनकी नॉर्मेलिटी उसमें होनी चाहिए। जो मोबिलिटी है, स्पेशली फॉरवर्ड प्रोग्रेशन मोबिलिटी 45% होनी चाहिए। जो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन है वो उसमें 35% होता है। और इन्फेक्शन में पस सेल्स होते हैं, जो कि अगर पस सेल्स हैं तो दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। उसमें फिर हमें एंटीबायोटिक्स दे के उस काउंट को और उस रिपोर्ट को बेहतर करना पड़ता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये एबनॉर्मल हैं, ये बिलो द लेवल है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। वो चीज़ें जो इन सबको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊंगी, बाद में फिर मैं आपको इसकी डाइट और इसकी रेमेडी बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आपने ये देखा है कि आजकल जो ऑफिस आवर्स हैं वो बहुत लंबे हैं, और जिनकी ड्यूटी जो ऑफिस आवर्स की है मोर देन 6 to 8 आवर्स है, और वो कंटिन्यूस सिटिंग कर रहे हैं, तो उससे स्पर्म्स की मोटिलिटी और फॉर्मेशन पे बहुत इफेक्ट होता है। तो जिनकी इतनी लंबी ड्यूटी है, उनको हर 2 से ढाई घंटे के बाद 15 से 20 मिनट की वॉक बेशक अपने ऑफिस में ही कर लें, लेकिन थोड़ा सा मोबाइल हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग्स ना पहने। अगर आप लैपटॉप पे कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपनी ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, तो लैपटॉप को अपनी गोद में मत रखिए, बिकॉज लैपटॉप से जो हीट जनरेट होती है वो स्पर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। बहुत से मेल्स को मोबाइल भी अपने पॉकेट में रखने की आदत होती है, उससे भी जो हीट जनरेट होती है वो स्पर्म्स के लिए अच्छी नहीं होती। एंड वन अदर थिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, हॉट शावर्स। मेल्स के लिए हॉट शावर्स आर नॉट गुड, बिकॉज इससे जो हीट जनरेट होती है वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत इफेक्ट करती है। इसके अलावा अगर किसी की जो जॉब है वो किसी रेडियो एक्टिव सोर्स में जॉब है, या किसी केमिकल सब्सटेंसेस के साथ उनका एक्सपोजर है, तो उनको मस्ट जो है वो प्रोटेक्टिव शील्ड्स पहननी चाहिए, बिकॉज रेडिएशंस जो है वो भी स्पर्म्स को किल करती हैं और उनकी मोटिलिटी पे अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर आ जाएं तो जो स्पोर्ट्समैन हैं स्पेशली, उनका हमने देखा है कि उनको स्टीरॉइड्स लगाते हैं, जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स लगाते हैं मसल मास बनाने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो उन स्टीरॉइड से भी स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी के हर फंक्शन पे, हर एबिलिटी को -50 कर देता है। तो प्लीज़, आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन फिर भी अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। स्ट्रेस फैक्टर जो है वो ना सिर्फ मेल्स के लिए, बल्कि मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बताया है कि फीमेल्स के लिए भी एग प्रोडक्शन में स्ट्रेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, उनके नेगेटिव इफेक्ट पे। उसके बाद आ जाते हैं जी जो मोबिलिटी है, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो नहीं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। बस बैठे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं, इवन अगर घर पे भी हैं, एक्टिविटी जब तक आप में नहीं होगी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, सर्टेन पर्टिकुलर पार्ट्स पे अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब है कि वो हार्मोन्स और वो उसके पार्ट का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में एक्टिविटी आपने ज़रूर लेकर आनी है। मेल्स के लिए स्पेशली ये कहा जाता है कि मॉडरेट एक्टिविटी करनी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस, हैवी वेट लिफ्टिंग्स, और स्पेशली वो कपल्स हु आर स्ट्रगलिंग
स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी, उनको हैवी वेट लिफ्टिंग जो है वो हम अलाउ नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब अगर डाइट में आए तो डाइट में जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है उनमें सबसे पहले तो जंक है, सोडाज हैं, और कैफ़ीन जो है वो, अगर आप, जो कई लोगों को बहुत आदत होती है कॉफ़ी की, तो आप डीकैफ पे आएँ, अपनी कॉफ़ी को डीकैफ करें तो देन आप 3 से 4 कप भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप शौकीन हैं कॉफ़ी पीने के तो नॉट मोर देन 2 कप्स अ डे। अब डाइट जो आपको लेनी चाहिए उसमें नट्स हैव अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन बोथ द फॉर्मेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स, और जो लोग बहुत रेगुलर ईटर होते हैं नट्स के, उनको ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। नट्स में भी स्पेशली वॉलनट्स यानी अखरोट और बादाम, ये बहुत अच्छे हैं मेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। इसके अलावा एवोकाडोस, सिनेमन, दालचीनी का नाम सुना होगा आपने, आप अपने घर में दालचीनी का पाउडर बना के रखें। जैसे हम अपने खानों पे या अपने सैलड्स पे नमक छिड़कते हैं, आपने इसी तरह से सिनेमन को अपने सैलड्स पे छिड़क के खाना है, तो उसका बहुत जो है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम आए, ऑलिव ऑयल अगर आप खाने में यूज़ करें तो वो बहुत अच्छा है। रिफाइंड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो ऑयल्स हैं, स्पेशली जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, दे कम इन द रिफाइंड फैटी एसिड्स, दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप उसको शिफ्ट करें ऑलिव या कोकोनट ऑयल में। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। प्रोटीन में जो बीफ है उसका रोल है बहुत अच्छा, और उसमें भी कलेजी, लिवर जो है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है स्पर्म्स की हेल्थ और आपकी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। और इसके अलावा आपने स्मोकिंग और जो अल्कोहल है, प्लीज़ क्विट स्मोकिंग एंड क्विट अल्कोहल इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी, बिकॉज जितने इफ़ेक्ट्स बाकी चीज़ों के हैं, स्मोकिंग और टबैको के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई बाय 2 हैं। और आई होप कि मैंने बहुत आसान करके, बहुत एक नॉर्मल लैंग्वेज में ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जिसमें ना तो मैंने बहुत ज़्यादा मेडिकल लैंग्वेज यूज़ की है, एक आम इंसान जिसका मेडिकल शोबे से भी ताल्लुक़ नहीं है, एक लेमैन इंसान है, जो उनको भी ये बातें बहुत अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और अगर आप भी इस मसले से दो चार हैं तो आप इन सब बातों पर अमल कीजिए, और इंशाल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से बहुत अफाका होगा। थैंक यू सो मच।